तो चैप्टर चल रहा था हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का, और जिसमें पिछली क्लासेस में हमने कुछ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्वेश्चन किए थे। आज एक क्वेश्चन कराना है पहले, जो मैंने घर से करने के लिए आपको दिया था। आई होप उसमें कोई दिक्कत आई होगी, उसमें एक नया पॉइंट है। और फिर उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक को आज करेंगे। राइट, तो देखते हैं ध्यान से। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो एक नोट डालना है आपको। वेट करेंगे, एक असाइनमेंट था मटेरियल का, मैं वो भी फोन लेता हूँ। मटेरियल असाइनमेंट, राइट। चलिए, पहले फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। टोटल ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू। अगर हम ईओक्यू पे जो हमारी ऑर्डर कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है उसका टोटल कर देते हैं, तो क्या आपकी वैल्यू बनेगी? तो ये होगा टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। बेटा टोटल टोटल जो हमारी ऑर्डर कॉस्ट है वो हम कैसे निकालते हैं? ए बाई क्यू इंटू ओ प्लस हाफ इंटू क्यू बाई सी। यहाँ पर ए क्या है बेटा? एनिमल। यहाँ एनुअल पर डिमांड हाँ, ए का डिमांड हो गया है आपका बेसिकली एनुअल डिमांड, और क्यू का मतलब क्या है? ईओक्यू ठीक है, और ओ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नहीं, ओ का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, ओके का सर। मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। और जो ए बाई क्यू है, ए बाई क्यू आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर सी का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एलम, राइट। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि सर जो क्यू है वो तो ई ओ क्यू है, तो मैं ए बाई ई ओ क्यू भी लिख सकता हूँ। ये ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी हाफ इंटू ई ओ क्यू इंटू सी यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब ई ओ क्यू के बदले आई कैन राइट फॉर्मूला ऑफ ई ओ क्यू, तो बन जाएगा ए ओ, ये बन जाएगा हमारा ए ओ अपॉन में फॉर्मूला ऑफ ई ओ क्यू। तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला होता है 2AO बाई सी प्लस, फिर ये हाफ ऐसे ही रहेगा, अगेन ई ओ क्यू के बदले आ जाएगा 2AO बाई सी इंटू सी। इसको थोड़ा सा बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट, थोड़ा फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आती हो अच्छे से, तो यहाँ पर भी एओ है और यहाँ पर भी एओ है। तो ऊपर जो एओ है ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर लोअर क्लासेस इन स्कूल टाइम कि रूट टू इंटू रूट टू किसके इक्वल होता है बताओ? 2। 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब 2 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे जो एओ है उसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट एओ इंटू अंडर रूट एओ, राइट। और नीचे क्या है हमारे पास? नीचे हमारे पास है 2 रूट एओ, राइट। और अपॉन में रूट सी है, अपॉन में एक रूट सी है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ये नीचे वाला ऊपर आके रूट सी मैंने अलग कर दिया, ये रूट सी अलग कर दिया, राइट। ठीक है, ध्यान से देखना है अभी। फिर ये प्लस, और फिर क्या किया मैंने, ये
2AO तो ऐसे ही है। इस 1/2 को ना मैं अंदर ले गया। अगर 1/2 अंदर जाएगा तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, 4। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो वो 4 बन जाएगा, क्योंकि रूट से दो दो के पेयर में बाहर निकालते हैं। अगेन इफ यू कैन रिकॉल, √4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, और फिर दो 2 के बदले एक 2 आपका बाहर आ जाता है। इसका उल्टा, अगर 2 को वापस रूट में डालना हो तो मुझे उसको ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। आई होप यू रिमेंबर। ये सी ऐसी है, ऐसी सी बेटा ये रूट के बाहर है ना। अंदर भी ये सी क्या है, ये वाला सी रूट के बाहर है। इसको भी अगर मैं रूट के अंदर लाऊंगा तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा। यहाँ पर एओ से रूट एओ कैंसिल। ऊपर बचा आपका √AO √C, दोनों में अंडर रूट है, तो एक बार अंडर रूट लगा के AOC लिखा जा सकता है। अपॉन में √2 ऐसे ही रहेगा। इसमें भी बेटा एक सी से एक सी हमारा कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी हमारा कैंसिल हो गया, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी मेरा बचा √AOC, और अपॉन में 2 बच रहा है जिसको मैं √2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब सर ये दोनों सेम है, देखो AOC/√2 AOC/√2, इसको आई कैन राइट 2 × AOC/√2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे सर, ये 2 है और ये √2 है। अगर मैं 2 को √2 से काटता हूँ तो ये √2 बन जाएगा 2200, क्योंकि इस 2 को √2 लिखा जा सकता है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये पूरा बन जाएगा आपका 2AOC²। मेनली क्या है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। मेनली क्या है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, कि अगर आपको टोटल निकालना है ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का EOQ पे, तो वो इसके बराबर होता है। ये मैंने इसकी डेरिवेशन समझाई, इसे नोट कर लो। आई होप समझ में आई है। कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क अगेन। थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स याद करना पड़ेगा अपने लोअर क्लासेस पर। जब हो जाए तो बताना, कोई क्वेरी है यू कैन आस्क। ठीक है, किया क्या था, इस एओ को 2 बार लिखा है, ऐसे √AO × √AO। इसे 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ऐसे ए को लिख दिया √AO × √AO। नीचे वाला जो √C था ये ऊपर आ गया। चलो, उसके बाद 2AO ऐसे ही है रूट में, ये बाहर वाले C को रूट के अंदर ले आए तो 2 बार लिखा, और ये जो बाहर वाला 2 था, है ना, ये अंदर आके 4 हो गया। राइट, तो ये कटिंग करी है, एक एओ से एक √AO कैंसिल हो गया, ऊपर बचा √AO √C, दोनों रूट में है तो एक ही रूट लगाकर AOC लिख दिया, और नीचे √2 बचा। सेम आपका फिर राइट हैंड साइड में AOC अपन में √2 बचा। अब ये दोनों सेम है, जैसे x + x2x होता है, जैसे x + x2x होता है, ऐसे √AOC √2 √AOC √2 2 × √AOC √2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स हो गया। फिर इस √2 को 2 को कैंसिल आउट किया, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 आ जाएगा। अल्टीमेटली बचा √2 × √AOC, अगेन रूट है तो एक ही रूट लगा के 2 को अंदर ले गए, तो √2AOC। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, वैसे तो आपको ये एन डिजिट याद रखना है, ये वाला, ये जो आया डेरिवेशन एग्जाम में ना तो आएगी ना आपसे पूछेगा, बस आपको मैंने समझा दिया कि ये फॉर्मूला भी होता है। Done, sir. ठीक है बेटा, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे।
एक क्वेश्चन शायद मैंने घर से करने को दिया था आपको, जिसमें कहा था कि थोड़ा सा दिमाग लगाना, कौन सा क्वेश्चन था वो, जिसमें आपको जो एनुअल डिमांड है वो गिवन थी। हाँ, ये क्वेश्चन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। राइट, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें इफ यू कैन चेक, पहले लेंथ बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा था जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। ये बोला है कि वो ईओक्यू फॉलो करते हैं। ठीक है, बोल दिया है कि ईओक्यू फॉलो करते हैं फॉर वन ऑफ इस कंपोनेंट, जिसकी डिटेल क्वेश्चन में आपको गिवन है। परचेज प्राइस आपका 200 रुपये है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आपके 100 रुपये है, राइट। और उसके बाद फिर आपका दे रखा है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन इन्वेंट्री, ये 10% है आपका परचेज प्राइस का। और टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डरिंग पर एनम, ये आपकी 4000 है। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पहले ए नहीं गिवन था आपको, तो इसमें ए निकालना पड़ेगा, उसके आगे तो आप लोग कर लोगे। तो कैसे करोगे देखो, राइट, किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम एनुअल डिमांड, जो कि ए होती है। एनुअल डिमांड जो ए होती है वो हमें नहीं गिवन है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको हम ओ मानते हैं, ये हमें 100 रुपये दे देते हैं। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। ये हम क्या कर देते हैं बेटा, परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस आपको दे रखा है 200 रुपये, परचेज प्राइस पे रेट लगा देते हैं 10%। तो ये बेटा आपका 20 रुपये हो गया। ठीक है जी। और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और ऑर्डरिंग दे देती है, टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ये आपको दे रखी है 4000। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 AOC, स्क्वायर रूट ऑफ 2 AOC इक्वल टू 4000, इसके इक्वल प्लेस इसको कर दिया जाएगा। 2 A नहीं पता हमें, ऑर्डर कॉस्ट बेटा आपकी 100 है, और कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपकी 20 है, इक्वल में 4000। चलो, ये हो गया आपका 200 इंटू 20, ये हो गया 4000। और ए, और ये यहाँ पर रूट हटके 4000 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट को हटाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, तो वो राइट साइड में जाकर स्क्वायर बन जाएगा, जिससे एक कट जाएगा। तो ए कितना आ गया सर, 4000 यूनिट्स। ये आ गई हमारी एनुअल डिमांड। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, ए की वैल्यू 4000 आ गई, इससे आगे आप लोग कर लोगे, तो मैं आधा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। बताओ समझ आया या नहीं, और कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क अगेन। Done, sir. कि बेटा बाकी लोग बताओ। Done, sir. ओके, इससे आगे खुद करना है बेटा। नाउ प्रोसीड योरसेल्फ, इससे आगे खुद करोगे, राइट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर, दैट इज प्राइसिंग, प्राइसिंग फॉर इश्यू ऑफ मटेरियल। लिख लेते हैं पहले।
तो हमने आपको बता दिया बेसिकली कि AOQ क्या है और स्टॉक लेवल किस तरीके से फिक्स करते हैं। इसी के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग फॉर इश्यू ऑफ मटेरियल। प्राइसिंग फॉर इश्यू ऑफ मटेरियल्स। प्राइसिंग फॉर इश्यू ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें बेसिकली आपके कुछ मेथड्स हैं। इसमें अगर मेथड्स की बात करें तो 4 मेथड मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहला है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट और लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट भी बोला जाता है। तीसरा है आपका वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, and D part is simple average, simple average price method. Next is base stock, standard cost method. ये आपके CMA के मॉड्यूल में डिस्कस की गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपका फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज, ये 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, बाकी केवल सिंपल से हैं, जिसमें से E और F तो डायरेक्टली हम CMA मॉड्यूल का जो एक एग्जाम्पल है वो पकड़ेंगे और एग्जाम्पल से सीधे इसको समझ लिया जाएगा। मेन आपको करना है स्टार्टिंग का 3, ठीक है, फीफो लीफो वेटेड। सिंपल एवरेज भी करेंगे, मतलब 4 पे तो क्वेश्चन करना ही है हमें। E और F को डायरेक्टली मॉड्यूल में से हम एग्जाम्पल देख के समझेंगे क्योंकि आसान है और उसमें ज़्यादा समय लगाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसमें आता है बेटा हमारे पास फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड क्या बोलता है बेटा, इस मेथड में ये एजम्पशन ले लेते हैं, इस मेथड में ये एजम्पशन ले लेते हैं कि जो मटेरियल सबसे पहले आया, जो मटेरियल सबसे पहले आया वो मटेरियल सबसे पहले बाहर निकलेगा, वो मटेरियल सबसे पहले बाहर निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर मान लीजिए यहाँ से मटेरियल अंदर जा रहे हैं, है ना, यहाँ से मटेरियल बेटा आपके अंदर जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कि ये बाहर निकलते हैं, यहाँ से इन है और यहाँ से आउट है। अगर यहाँ से मटेरियल अंदर गया, ठीक है, कैसे गया, पहले ये 1 गया, फिर ये 2 गया, फिर ये 3 गया। ओके, जो 1 है जो कि आपके राइट साइड में है ये सबसे पहले आपका पहुंचा है, उसके बाद 2 पहुंचा है, फिर उसके बाद 3 पहुंचा है। जब यहाँ से निकलेगा तो निकलेगा भी बेटा सेम सी ऑर्डर में, निकलेगा भी सेम सी ऑर्डर में, पहले 1 निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 निकालेंगे, फिर उसके बाद 3 निकालेंगे। तो फीफो मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि अगर आप मटेरियल के अलग अलग लॉट डिफरेंट डेट पे खरीद रहे हैं और डिफरेंट प्राइस पे खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जनवरी का महीना है, आपने पहले 5 जनवरी को सामान परचेज किया, फिर आपने 10 जनवरी को सामान परचेज किया, है ना, कुछ मटेरियल आप ला रहे हैं, पहले 5 जनवरी को लाते हैं, मान लीजिए 500 क्वांटिटी आप लाते हैं कुछ प्राइस पे, फिर 10 जनवरी को आपने सामान परचेज किया, मान लो कि आपने 800 यूनिट परचेज करी कुछ प्राइस पे, और फिर मान लो कि आपने 12 जनवरी को सामान परचेज किया, मतलब मटेरियल परचेज किया, सपोज 300 यूनिट आपने परचेज करी कुछ रेट पर, तीनों पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रेट होगा आपका डिफरेंट होता है, राइट। अब होगा क्या कि 20 जनवरी को आपने सामान निकाला है, आपके पास 3 लॉट पड़े हैं, एक 5 जनवरी का, एक 10 जनवरी का और एक 12 जनवरी का। तो 20 जनवरी को जो आप विड्रॉ कर रहे हो, जो आप मटेरियल निकाल रहे हो बेसिकली प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, कहाँ से आप उसको निकालोगे, तो मान लिया जाएगा कि आप ओल्डेस्ट स्टॉक को, मतलब 5 मटेरियल के स्टॉक को सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे यूज करोगे। वो अगर खत्म हो जाता है तो फिर जो 10 जनवरी को आपने परचेज किया था उसको आपने यूज करना है, और वो खत्म हो जाएगा तो जो 12 जनवरी को आपने परचेज किया था आपने उसको यूज करना है, राइट। एक्चुअल में हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे मटेरियल होमोजीनियस होते हैं, जो 5 जनवरी को, जो 10 जनवरी को, जो 12 जनवरी को आप खरीद रहे हैं, ये होमोजीनियस होते हैं,
सभी मटेरियल एक जैसा ही है, जो 5 को खरीदा है वही 10 को खरीदा है, वही 12 को खरीदा है। तो एक्चुअल में आप यूज तो किसी को भी कर कर लेते हैं। हो सकता है 12 वाले को पहले निकाल लें, हो सकता है कि 10 वाले को पहले निकाल लें, लेकिन कॉस्टिंग पर्पज के लिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो सबसे पुराना स्टॉक है उसको सबसे पहले फिनिश किया जाए, राइट। मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कॉस्टिंग पर्पज के लिए, मतलब अकाउंटिंग पर्पज के लिए मान लेते हैं कि पुराने लोड को सबसे पहले खत्म किया जाएगा, राइट। तो इसमें होता क्या है, अंडर दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट, ये मान लेते हैं, इट इज एज्यूम दैट इन्वेंट्री परचेज फर्स्ट is utilized first. Inventory purchased first is utilized first for issue in production. प्रोडक्शन में इश्यू करने के लिए जो सबसे पहले खरीदा था उसको सबसे पहले यूटिलाइज किया जाएगा। तो होता क्या है सर, पुराना स्टॉक तो प्रोडक्शन में इश्यू होता रहता है। FIFO में होता क्या है, पुराना प्रोडक्शन में इश्यू होता रहेगा और जो नया आप परचेज करोगे वो इन्वेंट्री में पड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 3 अलग अलग सामान परचेज करे थे, 1 2 3, ये 3 अलग अलग लॉट है, ठीक है। ये वाला जो लॉट है बेटा, जो मैं डेट बता रहा था कि ये मैंने 5 जनवरी को परचेज किया, ओके सर, 5 जनवरी को। ये वाला लॉट मैंने 10 जनवरी को परचेज किया और ये वाला लॉट सर मैंने 12 जनवरी को परचेज किया। तो सबसे पहले 5 जनवरी वाला जाएगा, दो दो वाला सर जाएगा। वो इन्वेंटरी परचेज के बाद क्या लिखा है सर? हाँ, इन्वेंट्री परचेज फर्स्ट, अंडर दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट inventory purchased first is utilized first for issue in production. Under this method, it is assumed that inventory purchased first is utilized first for issue in production. Right. तो मैंने कहा मान लो सर, मान लो कि हमने 5 जनवरी को, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को डिफरेंट लॉट खरीदे, फिर इसको हमने प्रोडक्शन में इशू किया। तो 5 जनवरी वाले को सबसे पहले यूज करेंगे, 2 जनवरी वाले को उसके बाद, और जो लेटेस्ट खरीदा था 12 जनवरी को उसको सबसे आखिर में यूज किया जाएगा। मान लो कि अगर हमने प्रोडक्शन में केवल अभी 2 ही लॉट अभी हम यूटिलाइज करें, राइट। तो ये तो बेटा 1 और 2 जो है, ये 1 और 2 जो है ये तो प्रोडक्शन में कंज्यूम हो गया है ना, ये तो बेटा प्रोडक्शन में कंज्यूम हो गया। मान लो कि ये हमने यूटिलाइज कर दिया, ओके, यूज इन प्रोडक्शन। कौन सा बेटा बच गया हमारे पास अभी? 1 2 3 में से 1 तो कंज्यूम कर लिया हमने, कौन सा बच गया? तीसरा बच गया। तो तीसरा अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा, तीसरा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा। तीसरा था कौन सा? लेटेस्ट वाला। तो फीफो मेथड में क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो ओल्ड प्राइस पे वैल्यू होता है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेटेस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फीफो मेथड में प्रोडक्शन ओल्ड प्राइस पे मेजर होता है और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो लेटेस्ट प्राइस पे मेजर होती है। क्यों? क्योंकि फीफो में पुराने वाले को सबसे पहले यूज किया जाता है। अगर पुराने वाले को पहले यूज कर रहे हैं तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू होगी वो ओल्डेस्ट प्राइस पे होगी, और जो लेफ्ट आउट होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, वो लेटेस्ट परचेज में से होगा। इसलिए कह सकते हैं कि फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड ओल्ड प्राइस पे होती है, जबकि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो लेटेस्ट प्राइस पे होती है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। ये सर क्लियर सर। राइट। इसमें पॉइंट निकल के आता है, पॉइंट निकल के आता है यहाँ से। हेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड reflects old prices and closing inventory
क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट लेटेस्ट प्राइसेस। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो ओल्ड प्राइस पे जाएगी और जो कह सकते हैं कि मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो लेटेस्ट प्राइस पे जाएगी। चलिए, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ मटेरियल, मान लो कि आप मटेरियल के लॉट जो खरीद रहे हो वो राइजिंग प्राइस पे खरीद रहे हो। इसका मतलब पहले 5 जनवरी को आपने जो मटेरियल खरीदा वो 10 रुपए के रेट पे परचेज किया था, फिर जो 10 जनवरी को परचेज किया वो आपने सपोज 15 रुपए के प्राइस पे परचेज किया था, और जो आपने 12 जनवरी को परचेज किया मान लीजिए वो 20 रुपए के प्राइस से परचेज किया था। मान लीजिए हर नया ऑर्डर पहले से ज्यादा प्राइस पे खरीदा जा रहा है, तो सर क्या इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना। 5 जनवरी को जो सामान खरीदा वो 10 रुपए के रेट पे था, 10 जनवरी को जो खरीदा वो 12 रुपए के रेट पे था, और 12 जनवरी को जो खरीदा वो 15 के रेट पे था। मतलब परचेज प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है। तो इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ मटेरियल, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड कौन से प्राइस पे होगी बेटा? ओल्ड प्राइस पे, जो बताया मैंने। तो यहाँ पे ओल्ड प्राइस कौन से हैं? लोअर प्राइसेस हैं, क्योंकि पहले प्राइस कम था अब बढ़ रहा है। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि न्यू प्राइस पे होती है, लेटेस्ट प्राइस पे होती है। जो लेटेस्ट प्राइस होगा बेटा वो तो हायर प्राइस होगा। तो बताइए इस सिचुएशन में प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट ज्यादा आएगा बेटा या आपको कम आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दो। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आ जाएगा। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट सर वो क्या हो जाएगा? ज्यादा आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो FIFO मेथड में, ठीक है, ये किसमें होगा सर? FIFO वाले में। FIFO मेथड में अगर प्राइस बढ़ रहे होते हैं मटेरियल के, तो प्राइस के बढ़ने पे ज्यादा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होता है। तो ध्यान रखना, ये MCQ में क्वेश्चन पूछता है आपसे। अंडर FIFO मेथड इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट पे? प्रॉफिट बढ़ेगा सर। तो FIFO मेथड में प्राइस बढ़ने का प्रॉफिट के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है। रीजन क्या है? क्योंकि FIFO मेथड में अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लोअर प्राइस पे वैल्यू होती है, जो कि ओल्ड प्राइस होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेटेस्ट प्राइस पे वैल्यू होती है, जो कि हायर प्राइस होता है। और इस केस में क्या होगा बेटा? जो प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा वो आपका हाई रहेगा। प्रॉफिट पे आपका जो इफेक्ट होगा वो हाई रहेगा। इसका उल्टा भी आप लोग समझ जाना। FIFO मेथड में अगर प्राइस डाउन जा रहे हैं, मतलब 5 तारीख को आपने जो खरीदा था वो 10 रुपए के रेट पे परचेज किया था, फिर जो लॉट आपने 10 तारीख को खरीदा, सपोज मान लीजिए कि वो 8 रुपए के रेट पे खरीदा था, फिर 12 में आपने जो खरीदा सपोज वो 6 रुपए के रेट पे खरीदा था, तो प्राइस घटते जा रहे हैं। प्रोडक्शन में इशू कौन सा होगा? हायर प्राइस वाला, क्योंकि पहले प्राइस ज्यादा पे किए थे आपने। और इन्वेंट्री में कौन सा बच जाएगा? लेटेस्ट, मतलब कि लो प्राइस वाला। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो उसकी वैल्यू कम हो, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। बताइए ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. ओके। क्लियर सर। दूसरा इसमें आता है बेटा आपका LIFO मेथड। पहले मैं LIFO की भी थ्योरी आपको समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे FIFO LIFO दोनों से, फिर उसके बाद सिंपल एवरेज और जो वेटेड एवरेज है उस पर आएंगे। चलिए, दूसरा हमारे पास है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट या लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, FIFO में हम पुराने वाले को पहले यूज करते हैं और नए वाले को बाद में यूज करते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअल मटेरियल का यूज तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बस कॉस्टिंग पर्पस के लिए ऐसा करते हैं।
लीफो मेथड में हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि नए वाले को पहले यूज किया जाएगा, नए वाले को पहले यूज किया जाएगा और पुराने वाले को बाद में यूज करेंगे। जो नया खरीदा वो पहले यूज होगा। जैसे कि हमने 5 जनवरी को परचेज करी, फिर 10 जनवरी को परचेज करी और फिर 12 जनवरी को परचेज करी। फिर मान लीजिए 15 जनवरी को हम सामान निकालते हैं, तो कहाँ से निकालेंगे? 5 जनवरी वाले में से, 10 जनवरी वाले में से, या 12 में से। तो लीफो क्या बोलता है? लेटेस्ट वाले को, मतलब 12 वाले को पहले यूज कर लो। अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर 10 वाले को यूज करो, फिर वो से खत्म हो जाता है तो 5 वाले को यूज करो। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअल यूटिलाइजेशन किसी का भी हो सकता है ना, जो आपको कह सकते हैं कि मतलब लॉट पास में पड़ा होगा, ओपन होगा, वहां से सामान निकाल लेते हैं। ओके। कई लोग कहते हैं कि वाइन के केस में ऐसा करते हैं। वाइन के केस में मतलब जो नई वाइन परचेज होती है उसको पहले क्या नाम है इशू करते हैं, और जो पुरानी वाइन होती है उसको ओल्ड में, उसको स्टोर में क्या नाम है रखते जाते हैं, ताकि जितने ज़्यादा समय तक वो स्टोर में पड़ी रहेगी उसकी प्राइसिंग वगैरह बढ़ जाती है ना। ऐसा बोलते हैं कई लोग, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल मूवमेंट कुछ भी हो जाती है, बस कॉस्टिंग पर्पज के लिए ऐसा मानते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो लीफो का यूज करने के लिए मना करता है। ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि AS2 के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं करोगे, तो वो लीफो है। AS2 बोलता है कि या तो FIFO यूज कर लो या वेटेड एवरेज यूज कर लो, ठीक है, या इसके अलावा और कोई मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन लीफो को आपने यूज नहीं करना है। लीफो को यूज ना करने का रीजन यही है कि लीफो में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओल्ड प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लीफो में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओल्ड प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वो आपके करंट रेवेन्यू से मैचिंग नहीं करता, करंट सेलिंग प्राइस से उसकी मैचिंग नहीं होती है, इसलिए उसको यूज नहीं करना है, ऐसा AS2 बोलता है। चलिए, तो अंडर दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा मान लेते हैं दैट इन्वेंट्री परचेज्ड इन लास्ट, और आई शुड से लेटेस्ट, is issued first, is issued first for issue in production। तो इसमें बेटा मान लेते हैं कि जो इन्वेंट्री हमने सबसे लेटेस्ट खरीदी है उसको सबसे पहले यूटिलाइज करना है, ठीक है, ऐसा इसमें मान लेते हैं। अंडर दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट इन्वेंट्री परचेज इन लास्ट, इन्वेंट्री परचेज इन लास्ट, और आई शुड से लेटेस्ट इज इशूड फर्स्ट फॉर इशू इन प्रोडक्शन, ठीक है सर। इसको सबसे पहले बेसिकली यूज कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से ध्यान में रखना है आपको, आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, या इससे पहले एक पॉइंट और लिखाना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कौन से प्राइस पर रिफ्लेक्ट होती है, इसमें पहले वो देख लेते हैं। चलिए, इन दिस मेथड cost of material issued, cost of material issued reflects latest price, while closing inventory is valued, closing inventory is valued at lower price, ठीक है, लोअर प्राइस, और आई शुड से पहले ओल्ड प्राइस, ओल्डर प्राइस पे होती है, फिर वो लोअर हायर कुछ हो सकता है। चलिए, तो इस मेथड में कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होती है वो लेटेस्ट प्राइस पे रिफ्लेक्ट होती है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम ओल्डर प्राइस पे मेजर करते हैं। फिर इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल का प्राइस राइज कर रहा है
तो इन LIFO मेथड, तो LIFO में क्या होता है, इन LIFO मेथड जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड है, जिसको अब की बार हम लेटेस्ट प्राइस पे वैल्यू कर रहे हैं, है ना। और लेटेस्ट प्राइस तो आपको कौन सा वाला है, जो आपने ज़्यादा प्राइस किया है, तो ये हाइयर प्राइस पे आपका वैल्यू होगा। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो कि ओल्ड प्राइस पे वैल्यू हो रही है, तो ये लोअर प्राइस होगा। प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, एनीवन? लो आएगा, ठीक है बेटे। कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम है आपकी और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटा वो आपकी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। और अगर प्राइस घट रहे होंगे तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो वो हिस्सा भी आपको समझ लेना है। इसको लिखें फिर इसके बाद आगे। Done, sir. राइट, अब यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। तो पेज बढ़ाने पड़ेंगे, वेट करेंगे। Done, sir. ओके बेटा, तो 2 मिनट वेट करो। Yes, sir. जी बेटा, कोई डाउट है, तो क्वेरी है तो यू कैन आस्क। चलो आई गेस हो गया सबका। चलो पेज बढ़ाते हैं, थोड़ा बीच में से बढ़ाना पड़ेगा फिर इसको। एक मिनट, हाँ। कर मैं नीचे रहा हूँ, जाओ ऊपर आए, रुक जाओ। एक मिनट, हाँ। नहीं तो मुझे हटाना ही पड़ेगा ये, मेरे पूरा कॉपी नहीं होता है तो। चलो आई गेस ये तो आपने लिख लिया होगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको एक बार सॉल्व करेंगे FIFO से और एक बार सॉल्व करेंगे LIFO से। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है हमारे सामने। मान लो क्वेश्चन में कहता है 1 जनवरी 2012 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है
100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। उसके बाद फिर हमने कुछ परचेजेस करी, इसकी डेट की मैंने हमें 3 जनवरी को परचेज करी 500 यूनिट्स ₹3 के रेट पे। देन 10 जनवरी को परचेज करिए 800 यूनिट्स 4.5 के रेट पे, 4.5 के रेट पे। देन 20 जनवरी को परचेज किया हमने 400 यूनिट्स 3.5 के रेट पे। ठीक है, रेट इसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं मान लीजिए, बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, वट एवर बी द रीजन। ये इशू है कुछ इश्यूज का मतलब है मटेरियल हमने इशू किया, एक बार 5/1 को इशू किया है और 5/1 को भी इशूड 400 यूनिट्स। देन 21 तारीख को इशू किया हमने से 600 यूनिट्स और देन 25 तारीख को हमने अगेन इशू किया है 800, 400, 1200, 1700, 1800 से 500 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने इशू इतना लिख लेंगे पहले। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मटेरियल इशू किया है उसका प्राइस क्या है और क्लोजिंग इन्वेंट्री किस डेट पर कितनी कितनी बची थी, वो सब चीज़ें आपको बतानी। ओपनिंग स्टॉक गिवन था, उसके बाद परचेजेस गिवन है और कुछ इश्यूज गिवन है। जो मटेरियल हमने इशू किए हैं वो आपको यहाँ पर देना है। चलिए, आई कैसे लिख लिया होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले करेंगे इसको हम P4 मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो क्या होता है बेटा, आप एक फॉर्मेट बनाते हो जिसको हम कहते हैं स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर कार्ड, ठीक है। स्टोर लेजर कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मटेरियल की रिसिप्ट और मटेरियल के इशू और मटेरियल के बैलेंस को दिखाता है। कितना मटेरियल आया उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट भी बताएगा, कितना मटेरियल इशू हुआ उसका क्वांटिटी और अमाउंट भी बताएगा, और जो बैलेंस बचा उसकी कितनी क्वांटिटी कितनी वैल्यू वो भी आपको बताएगा। तो स्टोर लेजर कार्ड में क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट दोनों होते हैं। स्टोर लेजर की तरह ही एक मिलता जुलता डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बिन कार्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, बिन कार्ड। ठीक है, इस चैप्टर की और भी थ्योरी है एग्जाम के लिए, वो मैं सारे प्रैक्टिकल कवर करने के बाद इस चैप्टर की जब एंडिंग होगी तो मैं पूरा थ्योरी भी इसका लेके चलूंगा। और इस चैप्टर में ये भी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं जब स्टोर रूम से सामान वगैरह मंगाते हैं, तो स्टोर कीपर कौन सा बनाएगा, परचेज मैनेजर परचेज करेगा तो फिर वो कौन सा बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो भी करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि बिन कार्ड भी स्टोर लेजर कार्ड की तरह ही होता है, बस बिन कार्ड में डिफरेंस क्या है कि बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी मेंशन होती है, उसमें अमाउंट मेंशन नहीं होती। ठीक है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर में मटेरियल की क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मेंशन होते हैं, जबकि बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी मेंशन होती है। ठीक है, स्टोर लेजर कार्ड को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है, बिन कार्ड को स्टोर कीपर बनाता है। राइट, बिन कार्ड को स्टोर कीपर बनाएगा, स्टोर मैनेजर बनाएगा, जबकि स्टोर लेजर कार्ड को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मतलब जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो उसको बनाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिन कार्ड को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं माना जाता। आई रिपीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिन कार्ड को हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं मानते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब वही इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है जिसकी इन टर्म्स ऑफ मनी कोई वैल्यू होती है। बिन कार्ड में क्योंकि मनी वैल्यू नहीं होती, केवल क्वांटिटी होती है, इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिन कार्ड को रिकॉर्ड नहीं माना जाता। स्टोर लेजर कार्ड को हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मानते हैं,
क्योंकि इसमें क्वांटिटी के साथ साथ इन क्वांटिटी की मनी वैल्यू भी होती है। तो अगेन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया एमसीक्यू कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए बोलेगा स्टोर लेजर कार्ड, दूसरा बोलेगा बिल कार्ड, सी बोलेगा बोथ और डी बोलेगा नन। तो आंसर क्या दोगे कि स्टोर लेजर कार्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, बिन कार्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है। रीजन वही है क्योंकि बिन कार्ड में मनी वैल्यू नहीं होती है। चलिए हम लिखेंगे स्टोर लेजर कार्ड, फिर फॉर द मंथ ऑफ, कौन से महीने का बन रहा है, मान लीजिए जनवरी 2012, जनवरी 2012, यहाँ डाल देंगे हेडिंग फीफो मेथड। ये फीफो पे हमने मेंटेन किया। इसका पहले फॉर्मेट देखना है, फिर बाद में कॉपी में अच्छे से बनाना, क्योंकि बहुत सारे कॉलम बनेंगे इसमें। पहला कॉलम डेट का, ठीक है बेटे, पहले मैं बना लूँ फिर बनाना है, वरना आइडिया नहीं होगा कितना स्पेस छोड़ना है। रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंसेस। रिसिप्ट के अंदर भी 3 कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल अमाउंट। हियर अगेन क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट, और उसके बाद टोटल अमाउंट। बैलेंस में भी क्वांटिटी, रुपीस पर यूनिट और अमाउंट। ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। अब आप लोग बना सकते हैं इसको पूरा एक पेज, इसको डिवोट कर देना ताकि नीट एंड क्लीन बने। चलिए मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, एक गिलास पानी पीता हूँ और आप इसको नोट कर सकते हैं। जी बेटा, तो ये फॉर्मेट आई गेस आपने बनाया होगा, डेट, रिसिप्ट उसके 3 कॉलम, इश्यूज उसके 3 कॉलम और बैलेंस के भी 3 कॉलम, इस तरीके से आपको चलने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास आई सेम, तो मैं क्वेश्चन की पिक ले रहा हूँ ताकि मुझे स्क्रीन बार बार अप डाउन ना करनी पड़े। ठीक है, इसमें एंट्री कैसे करेंगे सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करेंगे। इसका मतलब डेट वाइज, इसका मतलब ट्रांजेक्शन एज द अकर, जो जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसी ऑर्डर में हमने इसको करना है। जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले डेट कौन सी आती है हमारे पास, सबसे पहले आती है ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास 1 जनवरी में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 100 यूनिट का, तो डेट डालेंगे 1/1/2012, सीधे बैलेंस में आएंगे और बैलेंस में लिखेंगे 100 यूनिट क्वांटिटी में, रेट लिखेंगे 4 रुपये का और 100 इंटू 4, 400 रुपये की इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, लाइन ड्रॉ हम अपने कर रहे हैं, वैसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको सफिशिएंट गैप देना है हर एक डेट में। तो 100 4 400 इस तरीके से आपकी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी कि ओपनिंग में 100 यूनिट हमारे पास पड़ी हुई है, राइट। एक मिनट है, इसको थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ, ओपनिंग में हमारे पास 100 यूनिट पड़ी हुई है बेटा, और ये किस रेट पर है, 4 रुपए के रेट पर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है हमें, हमने कुछ परचेज करी है या इशू करी है, क्या चीज़ पहले हुई है। अगली डेट जो आती है वो 3 तारीख आती है बेटा, 3 10 20 5 21 25 में से 3 तारीख उसके बाद हुई है। और 3 तारीख में क्या हुआ है, 3 1 12 में क्या हुआ है, हमने परचेज करी है 500 यूनिट 3 रुपए के रेट पर। जब भी हम परचेज करेंगे हम रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। जब भी परचेज करेंगे क्या करना है, रिसिप्ट वाला कॉलम दिखाना है आपको। एक मिनट, मेरे सामने कुछ और विंडो खुल गई, एक मिनट। राइट, 3 1 12 में हमने परचेज करी है 500 यूनिट 3 रुपए के रेट पे। वेन एवर वी मेक सम परचेज हम रिसिप्ट वाले कॉलम में एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी 500 क्वांटिटी है, 3 रुपए के रेट पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1500। तो 500 इंटू 3 ये हो गया 1500, ठीक है सर। इसके बाद बैलेंस में क्या करेंगे, बैलेंस में पहले जो पहले से था वो तो लिखेंगे कि 100 यूनिट है 4 रुपए के रेट पे, ये तो हमारे पास थे ही, प्लस हमने 500 यूनिट और खरीदी है 3 रुपए के रेट पे जिसकी वैल्यू 1500 है, ठीक है। हमने इस तरीके से बेटा मेंशन कर दिया। तो बैलेंस में कैसे लिखा, मैंने जोड़ा नहीं, मैंने ये नहीं किया कि 100 में 500 को जोड़ दो कि 100 तो पहले से था और 500 और खरीदा है तो वो 600 हो जाएगा, नहीं, इनका प्राइस अलग अलग है, इसलिए 100 वाला अलग दिखाना है और 500 वाला अलग दिखाना है, राइट। चलो जी, उसके बाद अगली डेट कौन सी आती है, अगली डेट 5 तारीख आती है। 5 तारीख को हमने 400 यूनिट प्रोडक्शन में इशू कर दी। चलिए 5 तारीख में आइए, 5 1 12, 5 1 12 में हमने निकाली है 400 यूनिट। अब हम ये देखेंगे 400 यूनिट निकाल रहे हैं तो इशू वाले कॉलम में आएगा, इसका मतलब जो मिडिल में 3 कॉलम है वहाँ पे दिखाना है। बट ये 400 यूनिट कहाँ से निकाली होगी, व्हाट डू यू थिंक। हम 400 यूनिट 5 तारीख को इशू कर रहे हैं, हमारे पास 2 लॉट पड़े हुए हैं, एक लॉट 100 का पड़ा हुआ है, एक लॉट 500 का पड़ा हुआ है। तो 400 कहाँ से निकालूं, क्या इस पूरे 500 में से 400 निकाल दूं, या पहले 100 को खत्म करूं और फिर उसके बाद 300 500 में से निकालूं, व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए। तो पहले 100 वाला निकलेगा, फिर 500 से निकलेगा। हाँ, टोटल मुझे 400 निकालना है ना, तो पहले मैं क्योंकि फीफो लगा रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 100 वाले को पहले यूज करूंगा और फिर 300 बेटा मैं 500 में से निकालूंगा। तो 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी इशू वाले में। तो 100 वाला 4 रुपए के रेट पे था और 300 वाला 500 में से निकाला है जो 3 रुपए के रेट पे था। तो 100 इंटू 4 ये 400 हो गया और 300 इंटू 3 ये 900 हो गया। अब स्टॉक में क्या रहा, 100 वाला तो बेटा पूरा पूरा खत्म हो गया, 100 वाला पूरा पूरा खत्म हो गया, लेकिन 500 वाला जो था उसमें से 300 निकाला है तो 500 वाला भी 200 बचा हुआ है। तो 200 इंटू 3 ये अभी भी 600 रुपये में यहाँ पर दिखाऊंगा, ये 600 रुपये में अभी भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इशू में मैंने क्या करा, 100 पहले लिया क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और फिर 500 में से 300 लिया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं मेरे बच्चों, तो 5 तारीख के बाद अगली जो डेट आती है वो 10 तारीख की आती है ना। नेक्स्ट डेट आपकी 10 तारीख की आती है। 10 तारीख में क्या हो रहा है जी, चलिए 10 1 12 की डेट डाल देते हैं, 10 1 12 की डेट डालते हैं। 10 तारीख को बेटा फिर से हमने 800 यूनिट परचेज करी है। चलो 10 तारीख को फिर से क्या करिए, 800 यूनिट परचेज करिए। तो 800 रुपये डालेंगे हम किसमें, रिसिप्ट में। 4.5 का आपका रेट है इसका 4.5, 800 इंटू 4 3200, 800 इंटू 5 400, तो 3600 जाएगा आई गेस टोटली। तो ये हो गया 3600 हो गया। और फिर उसके बाद एक मिनट है, हाँ ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, अब सर बैलेंस दिखाओगे। बैलेंस में 200 तो हमारे पास था ही, 3 रुपए के रेट वाला ये तो था ही हमारे पास, प्लस ये और आ गया हमारे पास कि हमने 800 खरीदा है, 4.5 का रेट है इसका और 3600 इसकी वैल्यू है। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया। नाउ 10 तारीख के बाद हमने क्या करा, फिर 20 तारीख को फिर से परचेज करी है, ठीक है सर, फिर से एक और परचेज हो रही है। तो चलिए, तो 20 1 12 में फिर से हमने परचेज किया, 400 यूनिट परचेज करी है 3.5 के रेट पे। तो 400 3.5 के रेट पे परचेज करी है
400 इंटू 3 12 और 400 का आधा 200, तो ये आएगा 1400 आई गेस। अगर गलत करूँ तो बता देना। ये हो गया 1400। और अब ये तीन तरीके की वैरायटी हमारे पास हो गई। 200 इंटू 3 600 और 800 इंटू 4.5 विच वॉज 3600 एंड द लेटेस्ट इन्वेंट्री of 400 units at a price of 3.5 valued at total valuation of 1400। ठीक है, ये बेटा हमने इस तरीके से किया। अब ये आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे, पहले हम दोबारा से फॉर्मेट हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ और दोबारा से हेडिंग भी डाल रहा हूँ, ताकि मतलब कॉलम हेडिंग भी डाल रहा हूँ ताकि याद रहे किसमें क्या है। अगेन ये डेट है और उसके बाद फिर रिसिप्ट, देन इशू और फिर उसके बाद बैलेंसेस। इसके अंदर भी क्वांटिटी, जिसको मैं आपके बाद चलो क्यों लिखता हूँ सिर्फ, रेट पर यूनिट, फिर अमाउंट, अगेन क्वांटिटी, रेट पर यूनिट और पर केजी। अगर आपको क्वांटिटी केजी में दी है तो रेट पर केजी लिखना है आपको। अगेन क्वांटिटी, जिसको डिनोट क्यू से कर रहा हूँ, आप QTY लिख देना, रुपीस पर यूनिट एंड रुपीस। ओके, तो क्या किया जाएगा ये देखिए। तो कहाँ तक कर लिया हमने, किस डेट तक कर लिया? आई गेस हमने एंट्री कर दी है 20 तारीख तक कर दी है, राइट, 20 तक एंट्री कर दी है। अब इसके बाद बेटा 21 तारीख को हमने निकाले 600 यूनिट। 21 तारीख को 400 यूनिट निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाले जाएंगे बेटा? व्हाट डू यू थिंक? 21 तारीख को वी आर विड्रॉइंग, वी आर इशूइंग, कहाँ से पहले निकाल? 200 से फिर 800 से। हाँ, तो बिल्कुल सी बात है सर, पहले 200 वाले को खत्म करो। कितने निकालनी? 600 निकालनी है, फिर 800 में से 400 निकालो। चलो जी, ये 200 3 रुपए के रेट पे थी और 400 4.5 के रेट पे थी। ये 600 हो गई और सर ये 1800 हो गई। बचा क्या? 200 वाला लॉट पूरा खत्म हो गया, 800 में से 400 यूज किया है, 400 भी बचा हुआ है 4.5 के रेट पे। और 400 का तीसरा वाला लॉट तो पड़ा ही हुआ है हमारे पास, 400 इंटू 3.5। क्या वैल्यू बची है सर? ये है 1800 और ये है 1400। आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर 25 तारीख को अगेन वी हैव इशूड, 25 तारीख को अगेन वी हैव इशूड कितना सर? ये हमने इशू किया 500 यूनिट 25 तारीख को। तो 25 1 12 में वी इशूड 500 यूनिट। कहाँ से निकाले बेटा? 500 निकालने, पहले 400 से, उसके बाद बचे फिर 400 से 100 यूनिट। हाँ, तो पहले यहाँ से 400 निकालेंगे ओल्ड स्टॉक में से, दैट इज 4.5 पूरा पूरा लग जाएगा। और फिर ये 100 यहाँ से निकालेंगे बच्चों, तो ये 3.5 निकलेगा यहाँ से। तो ये हो गया पूरा 1800, ये हो गया आपका 350। बचा कितना? पहला 400 पूरा खत्म हो गया और नेक्स्ट 400 में से 100 निकला है, तो 300 रह गया आपका। तो 300 और 3.5, 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 0.5 150, तो 1050, 1050, 1050। आई होप विजिबल होगा ये आपको, ठीक है, 1050, राइट सर। ये हमारा टोटल हो गया। अब अगर हमें पूछता है महीने के एंड में कि टोटल कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वी विल से कि भाई 300 यूनिट पड़ी हुई हैं, वी विल से कि हमारी 300 यूनिट पड़ी हुई हैं और उसकी क्या वैल्यू है? 300 यूनिट पड़ी हुई है जिसकी 1050 वैल्यू है। हमसे पूछता है पूरे महीने की परचेज कितनी है, तो आपको बेटा परचेज वाला कॉलम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है पूरे महीने की परचेज कितनी है, टोटल परचेज, तो आप सर ये रिसिप्ट वाला कॉलम में फिगर जोड़ दोगे, ये 1500 जोड़ोगे, 3600 जोड़ोगे और 1400 जोड़ते हो। पेपर में कई बार पूछ देता है कि पहले स्टोर लेजर कार्ड बनाओ और फिर बताओ उसके बाद पूरे महीने की परचेज क्या। ऐसे पूछेगा पूरे महीने में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आप इशू वाले कॉलम में जाओगे और इशू वाले कॉलम में आपको ये फिगर जोड़नी पड़ेगी 400 प्लस 900, राइट। और फिर उसके बाद ये
कह सकते हैं कि सर 600, 1800, 1800, 350, ये जोड़ने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड आ जाएगी। तो पूरे महीने की परचेज भी जोड़ सकते हैं और पूरे महीने का मटेरियल इशूड भी जोड़ सकते हैं। परचेज तो आप सीधे क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन जो दिया होगा वहीं पर क्वांटिटी इनटू रेट करो, परचेज आ जाएगी। मटेरियल जो हमने इशू किया होता है उसकी हमें क्वांटिटी मेंशन होती है, रेट हमें खुद देखना होता है फीको या लिको के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड ज़्यादा रेलेवेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। और बाकी जो बच जाता है वो तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। इसको लिख लेंगे, फिर इसके बाद सेम क्वेश्चन को हम लीफो से सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लीफो से, जब हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन अप या डाउन करनी हो तो भी बताना। हो गया सर। ओके, चलो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लीफो से। तो इसको करते हैं सेकंड वाले मेथड से, जो कि है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हेडिंग वही, पहले स्टोर लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012, लीफो मेथड। सेम फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डेट, रिसिप्ट, इशू एंड देन बैलेंस, क्वांटिटी रुपीस पर यूनिट, देन रुपीस, क्वांटिटी रुपीस पर यूनिट, रुपीस, क्वांटिटी रुपीस पर यूनिट, और एक्सटेंड करते हैं, आप लोग भी बनाए फॉर्मेट। उसके बाद लेटेस्ट वाले को पहले यूटिलाइज करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, इसकी शॉट आपने लिया होगा इसका, आई गेस। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 1/1/12 को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट का। चलिए 1/1/12 में ओपनिंग स्टॉक बैलेंस में जाएंगे, 100 यूनिट डाल देंगे क्वांटिटी में। 4 रुपये का रेट है और 400 रुपये इसकी वैल्यू है। चलिए, देन इसके बाद नेक्स्ट डेट जो हमारी आती है वो आती है बच्चों 3 तारीख की, और 3/1/12 में आपने परचेज करी है 500 यूनिट, जो कि आएगी रिसिप्ट में। रेट है इसका 3 रुपये का, तो 1500। बैलेंस कैसे लिखेंगे? पहले 100 ही लिखेंगे, 100 × 4 400, 5। क्या कुछ कहना चाहते हो या किसी का चेक करो एक बार, शायद पीयू का माइक ऑन है। चलो, तो 100 × 4 400, 500 × 3 ये आपका 1500 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो डेट आती है, यहाँ से अगली डेट आती है मेरे 1 के बाद 3 के बाद 5 को आती है। 5 को हमने सामान इशू किया,
हाउ मच क्वांटिटी वी आर इशूइंग 400 यूनिट्स। बताइए कहाँ से निकाली जाएगी आपकी बात, मेथड है लिखो। 500 से। हाँ, तो आपके पास सर नए वाले से पहले निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से निकालेंगे नीचे वाले से। तो क्या इस 500 से पूरी 400 निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है सर। इसी 500 से पूरी 400 निकाल देंगे। किस रेट पर सर? 3 रुपए के रेट पर। ये आया 1200। क्या बचा? 100 वाला पुराना पड़ा हुआ है हमारे पास अभी भी, 100 इंटू 4 400, और इस 500 में से 400 निकली है, तो इसमें जो 100 रहेगी 3 रुपए के रेट पे, तो ये आपका 300 हो गया। ये आपका 300 हो गया। 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 3 300। आई होप समझ में आया होगा आपके पास सर। नीचे से निकाला। फिर अगली डेट जो आती है हमारे पास 5 तारीख के बाद, वो आती है 10 तारीख को। 10 तारीख को वी आर अगेन मेकिंग परचेजेस। तो 10 1 12 में हमने परचेज करी, और परचेज करी 800 यूनिट 4.5 रुपए के रेट पे। तो ये कितना आएगा आपका? 1800 आएगा शायद, नहीं 3600 आएगा। फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो हमारे पास 100 पड़ा हुआ है 4 रुपए के रेट पे, एक और 100 पड़ा हुआ है 3 रुपए के रेट पे, और एक 800 पड़ा हुआ है हमारे पास 4.5 के रेट पे, जो नया लिया है हमने। इट इज आवर लेटेस्ट परचेज। देन अगली डेट आती है बेटा आपकी 20 तारीख को। 20 तारीख को फिर से परचेज करी है हमने, 20/1/12। 20/1/12 को वी आर बाइंग अ न्यू लॉट ऑफ 400 यूनिट्स, प्राइस एट ₹3.5 पर यूनिट। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 1400। क्या क्या पड़ा है हमारे पास? 100 पड़ा हुआ है 4 रुपए के रेट पे, एक और 100 पड़ा हुआ है 3 रुपए के रेट पे, फिर एक 800 का लॉट पड़ा हुआ है 4.5 के रेट पे, और एक नया लॉट खरीदा है हमने 400 यूनिट का 3.5 के रेट पे, वैल्यूइंग एट 1400। सर वो 800 का टोटल 3600 नहीं हुआ? हाँ सॉरी सॉरी, 800 का बेटा 30 की डबल जीरो है, मैं मिस्टेक में ठीक करता हूँ उसको। तो ये 3600 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये 3600, 3600, 3600, राइट। अब उसके बाद हमने क्या करा, 21 तारीख को हमने 21 तारीख को हमने 600 यूनिट इशू कर दिए। अब सर ये 600 यूनिट कहाँ से इशू करेंगे? पहले 400 से। हाँ, लास्ट वाले को पहले लेना है। तो इस 400 को पहले यूज करेंगे और फिर 200 को यूज करेंगे। तो पहले 400 पूरा पूरा ले लो। तो यहाँ 400 से 3.5 पूरा ले लिया। ठीक है, 3.5 आई, 3.5। देन 800 जो आपका सेकंड लास्ट है, वहाँ से 200 ले लिया, वो 4.5 के रेट पर। तो ये हो जाएगा आपका 1400, और ये हो जाएगा आपका 900। क्या बचा? 100 का पहला ऑलरेडी पड़ा हुआ है 400 का, अगला 100 3 रुपए के रेट पे ये पड़ा हुआ है। इस 800 में से 200 निकल गए, तो 600 बच गए, और बाकी लास्ट 400 तो पूरा पूरा यूटिलाइज हो गया। तो 600 इंटू 4 2400, और 300 2700, 2700, ये हमारे पास वैल्यू बची हुई है। फिर उसके बाद अगली डेट बता, अगली डेट कौन सी है सर? नेक्स्ट डेट है 25 तारीख, आखिरी तारीख। 25 तारीख को हमने 500 यूनिट निकाली। 25/1/12 को हमने निकाली है 500 यूनिट। बताओ कहाँ से निकाली जाएगी? 600 यूनिट्स। हाँ, सीधे 600 में से निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ से निकलेगी 500 यूनिट, रेट होगा 4.5 का, 500 इंटू 4 2000, और 250, तो 2250, 2250। क्या बच गया हमारे पास? ये 100 4 रुपये का पड़ा हुआ है 400, ये 100 3 रुपये का पड़ा हुआ है 300, और एक 600 में से 100 बच गया हमारा 4.5 के रेट पे, तो 450। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा बाय FIFO मेथड, बाय LIFO मेथड। इसको नोट करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया। देन सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वेटेड से, और सेम को सॉल्व करेंगे सिंपल एवरेज से। इसको करें पहले, फिर अगले 2 मेथड पे आते हैं।
सर इसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे एंड में। हाँ, क्लोजिंग के लिए ये 400, 300 और 450 को ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। इन तीनों को ऐड करके क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कैसे करेंगे, अगला है, मान लो मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से। इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ थ्योरी वाले पॉइंट दिखा दूंगा मैं आपको अभी। पहले इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करेंगे। कैसे करते हैं देखना, पहले वही हेडिंग लिखेंगे, स्टोर लेजर कार्ड, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दिया, फिर उसके बाद सेम डेट, रिसिप्ट, इश्यूज एंड बैलेंसेस। issues, balances, quantity, rupees per unit, amount, quantity, rupees per unit, amount, quantity, rupees per unit, amount। ठीक है, तो सर क्वेश्चन तो वही है, हमारा क्वेश्चन वही है, उसी क्वेश्चन को वी आर सॉल्विंग विद दिस मेथड। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इसमें। बैलेंस कैसे दिखाते हैं और इशू कैसे करते हैं वो आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 1/1/12 को। ओपनिंग बैलेंस था 100 यूनिट का 4 रुपये के रेट पे, तो 100 × 4 ये आपका 400 हो गया, चला गया। 3 तारीख को परचेज करिए, 3/1/12। हाउ मैनी क्वांटिटी एट बट रेट, 500 यूनिट 3 रुपये के रेट पे, और 1500 की वैल्यू होगी। फीफो लिफो में हम क्या कर रहे थे, अब तक क्वांटिटी को मर्ज नहीं कर रहे थे, क्वांटिटी को आपस में ऐड नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबके रेट अलग अलग थे। 100 वाले को अलग दिखा रहे थे, 500 वाले को हम अलग दिखा रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, इस 100 में इस 500 को जोड़ लेंगे, और इस 400 में इस 1500 को जोड़ लेंगे। क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ देना है, अमाउंट में अमाउंट को जोड़ देना है। तो पहले बेटे क्वांटिटी जोड़ो, 100 क्वांटिटी ओपनिंग में थी, 500 हमने और खरीद ली, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है, टोटल क्वांटिटी 600 हो गई है, राइट। 100 हमारे पास ओपनिंग में थी, 500 हमने और खरीदी, ये हमने 600 कर दी। 400 का अमाउंट ओपनिंग में था, 1500 का अमाउंट और आ गया परचेज पे, तो टोटल अमाउंट बेटा 1900 हो गया। ठीक है, ये 600 1900 कैसे आया, बात समझ में आ गई। 600 आया है 100 + 500 ओपनिंग क्वांटिटी प्लस फ्रेश परचेज, और 1900 कैसे आया है, ओपनिंग अमाउंट प्लस फ्रेश परचेज अमाउंट 1500, ये आया 1900। तो क्या रेट को भी प्लस कर देना है क्या सर, क्या 4 और 3 को भी प्लस कर दूं और 7 रुपये लिख दूं, नहीं, रेट प्लस नहीं होगा। रेट कैसे निकालेंगे, अब आप 1900 को 600 से डिवाइड करोगे, अगर डेसिमल में आएगा तो अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल रेट लिख दो। बताइए 1900 को डिवाइड किया 600 से, कितना आया, 3.16। 3.16 के बाद क्या आ रहा है, 6 सर्विसेज 6 आता है ना, तो 3.1, 3.166। हाँ 66, तो 3.166 है। तो या तो आप इसको अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल लिख दो,
या 3.17 भी कर सकते हो, या चलो मैं 3 तक लेता हूँ, 166 ही कर लेता हूँ इसको, 3 तक ले लिया चलो मैंने, ताकि मेरा जो आंसर है वो नियर एक्यूरेट आए, राइट। तो मैंने इस तरीके से निकाला है, क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ा है, अमाउंट में अमाउंट को जोड़ा है, रेट नहीं जोड़ा, रेट को मैंने डिवाइड करके निकाला है। डिवाइड किसको किया है बेटा, अमाउंट को डिवाइड किया है क्वांटिटी से, तो ये मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आ गया 3.16। फिर उसके बाद व्हाट आई शैल डू, इसके बाद 3 तारीख के बाद 5 तारीख को मैंने सामान निकाला है, तो 5 1 12 को मैं आ जाऊंगा, मैंने निकाली 400 यूनिट, सीधे इशू वाले कॉलम में 400 लिखेंगे। रेट क्या लिखेंगे बेटा, रेट क्या लिखेंगे, जो रेट ऊपर चल रहा है, जो रेट ऊपर पड़ा हुआ है वही रेट पे इशू किया जाएगा। ऊपर रेट था 3.166, तो मैं 400 को 3.166 पे ही इशू करूंगा, जो रेट ऊपर पड़ा हुआ है उसी रेट पे इशू कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 400 की 3.166 से इंटू करो, अगर डेसिमल में आ रहा है तो राउंड ऑफ करके बताओ कितनी वैल्यू आती है। 1266। 1266, तो ये 1266 वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि हम इशू कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक घटेगा, अब मैं क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करूंगा और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करूंगा, तो 600 में से बेटा 400 माइनस किया, 600 में से 400 माइनस किया 200 आ गया, 600 में से 400 माइनस किया 200 आ गया, 1900 में से 1266 माइनस किया, कितना आएगा, 1900 माइनस 1266 633। 633। अब आप इसी 633 को डिवाइड करोगे 200 से, तो आपका रेट 3.166 ही आएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, थोड़ा बहुत, अदरवाइज ये रेट सेम रहता है। कितना आ रहा है बताइए, 633 डिवाइड बाय 200, 3.165। 3.165 अप्रोक्सीमेटली चेंज हो गया बेटा, ये वैसे सेम रहता है। ये रेट तभी चेंज होता है जब नई परचेज होती है, अदरवाइज अगर आप इशू करते रहोगे तो ये रेट सेम रहेगा, या बहुत ही मार्जिनली ये फ्लक्चुएट कर जाता है ना। तो देखो बहुत कम चेंज हो गया, ये 165 हो गया यहाँ पर, वैसे तो ये 166 ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा बहुत मार्जिनल चेंज हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ बेटा 5 तारीख के बाद, फिर देखते हैं। 5 तारीख के बाद वी आर मेकिंग अ परचेज ऑफ ₹10। सर वो हमने बैलेंस का हाँ 634 हो रहा है। 634 आ रहा है, हाँ ठीक है 634 आएगा। अब 634 को डिवाइड करो किससे, 200 से, तो अब कितना आ रहा है आपका, ये वो 3.17। 3.17 आ रहा है। यस सर। ओके, तो ये मार्जिनली चेंज हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3.167, तो वेट करेंगे, तो 3.17 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज जब फ्रेश परचेज होती है तभी रेट चेंज होता है, और कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मल केस में इशू करते रहेंगे तो रेट चेंज नहीं होता है, और इट में चेंज मार्जिनली बहुत कम। फिर उसके बाद हम 10 तारीख में आते हैं बेटा। 10 तारीख में हमने क्या करा है कि परचेज करी है, राइट, परचेज करी है 800 यूनिट, तो 10 1 12 में आ गई, परचेज करी है 800 यूनिट, रेट है इसका हमने 4.5 का, ये आया 3600। जब भी परचेज होगी क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ दो, अमाउंट में अमाउंट को जोड़ दो, 200 में 800 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 634 में जोड़ देंगे 3600, कितना आता है, इज इट 4234। यस सर। अब डिवाइड कर देंगे, तो बताइए बेटा क्या आएगा आपका आंसर, कि रेट आपका 3.17 से कम आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, व्हाट डू यू थिंक, ऑब्जर्वेशन करो बिना बिना उसको डिवाइड करे। अब जो एवरेज रेट आएगी वो बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, क्योंकि हम नई परचेज हायर रेट पे कर रहे हैं, क्योंकि हम नई परचेज हायर रेट पे कर रहे हैं, हम एवरेज प्राइस से ज़्यादा रेट पे परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब जो बैलेंस की एवरेज है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसको डिवाइड करोगे तो ये 4.234 आ गई है, जो कि पहले वाली एवरेज से ज़्यादा है ना, जो कि पहले वाली एवरेज से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अगर आप एवरेज से ज़्यादा रेट पे परचेज कर रहे हो, इट मीन्स आपका बैलेंस में एवरेज प्राइस पहले से बढ़ जाएगा। अगर आप एवरेज प्राइस से कम पे परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली बैलेंस में जो आपकी एवरेज बचेगी वो कम हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ बेटा 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद फिर आई 20 तारीख, 20 तारीख को हमने फिर से परचेज किया, तो 20 1 12 को वी आर बाइंग 400 यूनिट
3.5 के रेट पे, 400 यूनिट 3.5 के रेट पे, इसकी वैल्यू हो गई थी 1400। अगेन क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ो, अमाउंट में अमाउंट को जोड़ो, 1000 में प्लस किया 400 तो ये हो गया 1400। अमाउंट में ऐड करेंगे अमाउंट को, 4234 में ऐड करो 1400, इज इट 5634? इतना ही आएगा क्या? डेफिनेटली सर, आई गेस इतना ही आएगा, अगर मैं गलत करूँ तो बताना। अब सर पहले एवरेज 4.234 थी, अब मैं नई बाइंग 3.5 पे कर रहा हूँ जो कि मेरे एवरेज प्राइस से कम पर है। इट मीन्स अब जो एवरेज आएगी डेफिनेटली वो 4.234 से कम आएगी। तो डिवाइड करो, 5634 को डिवाइड करो 1400 से, 4.024। 4.024। चलो तो ये यहाँ से मेरे पास रेट आ गया। इसके बाद क्या हुआ है जी? इसके बाद फिर क्या हुआ है, वापस आते हैं क्वेश्चन में। फिर हमने 21 तारीख को सामान इशू किया, 21/1/12 को वी आर इशूइंग 600 यूनिट। क्या रेट ले बेटा? जो रेट ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है 4.024, तो इसी रेट पे इशू होगा। और 600 को 4.024 से इंटू करो, बताओ कितना आता है, राउंड ऑफ करके बताना। 2415 नो 2414। 2414, राइट। अब बेटा इशू क्या है, तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, अमाउंट में से अमाउंट माइनस। 1400 में से 600 माइनस करो तो ये आपका बनेगा कितना, 800। अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो, करिए 5634 माइनस 2414, 5634 माइनस 2414 कितना आता है बेटा? 3220। 3220। अब बेटा इसको डिवाइड करो 800 से, 4.025। 4.025। तो रेट मार्जिनली चेंज होता है, ठीक है। इशू करने के बाद या तो सेम रहेगा या बहुत ही मार्जिनली चेंज कर जाएगा। देन उसके बाद 21 तारीख के बाद अगली डेट 25 तारीख आती है। 25 तारीख को फिर से हमने सामान निकाला, तो ये निकाला है 500 यूनिट। अगेन रेट वही रहेगा जो ऊपर चल रहा है, ऊपर रेट है 4.025। अब 500 की 4.025 से इंटू करो, कितना आता है? 2012.5। 2012.5, 2012 तो 2013 कर लेते हैं, ठीक है। 2012.5 था, 2013 कर दिया। अब 800 में से 500 गया तो ये आपका 300 आया, और 3220 में से माइनस करो 2013, कितना आता है? 1207। 1207। इसको डिवाइड करोगे 300 से तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.025 ही आएगा। डिवाइड करो, 4.023। ठीक है 4.023, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन में। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड में क्या होता है कि जब प्राइस आपके अप डाउन हो रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, तो ये बढ़ते प्राइस घटते प्राइस के एवरेज को के इफेक्ट को एवरेज कर देता है ना। अगर प्राइस कभी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो प्राइस इस तरीके से एवरेज हो जाते हैं कि हर बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी वैल्यू लगभग सेम रहती है, मतलब कि फ्लक्चुएट नहीं करती। लेकिन इसमें भी क्या होगा, अगर हम बार बार हमारे प्राइस ऑफ मटेरियल बढ़ रहे हैं, मतलब पहले मटेरियल 10 रुपये के रेट पे खरीदा, अगला लॉट 12 पे खरीदा, अगला लॉट 15 पे खरीदा, तो डेफिनेटली जो एवरेज होगी, जो एवरेज रेट होगा वो भी आपका बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मैं फ्रेश बाइंग अपने एवरेज रेट से ऊपर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे बैलेंस का एवरेज भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मटेरियल बढ़ रहा है, मटेरियल बढ़ रहा है, तो इसमें हमारा जो एवरेज है, हमारा जो एवरेज है, एवरेज रेट पे आपका मटेरियल इशू होगा, और एवरेज रेट पे ही मटेरियल इशू होगा, और बैलेंस में भी एवरेज रेट पे ही पड़ा रहेगा। तो एवरेज मेथड की बेनिफिट ये रहती है कि ये बढ़ते प्राइस में और घटते प्राइस में दोनों ही सिचुएशन में इसका इफेक्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे और जो इन्वेंट्री पे पड़ता है वो बैलेंस रहता है। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से या प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाने की वजह से इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस क्या हो जाते हैं, हमारे एवरेज हो जाते हैं। ठीक है, ये था वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसके बाद करते हैं इसी क्वेश्चन को सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से। ये ध्यान से देखना है आपको अगला वाला। ये बेटा पूरा नोट कर लिया सबने?
यस सर। चलिए तो एक और कर लेते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, इसमें बेटा क्या होता है? अंडर दिस मेथड material is issued in order of FIFO method। इसमें FIFO की तरह ही मटेरियल इशू करते हैं, मतलब जो पहले आया था उसको पहले इशू किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ FIFO मेथड, बट इशूइंग रेट, इशू का जो रेट होगा इज सिंपल एवरेज ऑफ simple average of rates of different lots available in store। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे पास 3 तरीके की इन्वेंट्री है, ठीक है, ध्यान रखना 3 तरीके के मेरे पास लॉट साइज है। एक लॉट है 300 यूनिट 2 रुपए के रेट पे, फिर एक है 400 यूनिट 3 रुपए के रेट पे, फिर एक मान लीजिए 600 यूनिट मान लीजिए 2.5 रुपए के रेट पे। ये 3 लॉट मेरे पास पड़े हुए हैं और 300 सबसे पहले खरीदा है, फिर 400 खरीदा है, फिर उसके बाद क्या करा है मैंने 600 मैंने खरीदा है। अगर मान लीजिए मैंने पहला जो इशू किया, ध्यान से देखना, पहला जो मैंने इशू किया है वो क्या है 200 यूनिट। मुझे 200 यूनिट का सिंपल एवरेज प्राइस पता करना है कि 200 यूनिट का सिंपल एवरेज प्राइस क्या होगा। सुना ध्यान से, जब मैं 200 यूनिट को इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी स्टोर में पड़ी हुई है? मेरे पास कितने लॉट पड़े हुए हैं? 3 लॉट पड़े हुए हैं, एक 300 वाला, एक 400 वाला और एक 600 वाला। तो मेरे पास 3 रेट हैं। कितने रेट हैं? 3 रेट मेरे पास हैं, तो मैं तीनों रेट को जोड़ूंगा 2 + 3 + 2.5 और इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 3 रेट है मेरे पास। तो 3 में तो 5 और 2 7.5, 7.5 को बेटा 3 से डिवाइड कर लो, कितना आता है? 2.5। तो ये मेरा एवरेज प्राइस हो गया 200 यूनिट के लिए, राइट। और ये 200 यूनिट मैंने निकाली बेटा कहाँ से होगी? माना जाएगा कि ये 200 यूनिट यहाँ से निकाली, तो इसकी 100 यूनिट अभी भी मेरे पास पड़ी हुई, इसकी 100 यूनिट मेरे पास अभी भी पड़ी हुई। फिर मान लो कि मैंने क्या करा सर, मैंने सपोज 3 इक्वेट करेंगे 100 और 300, ये 400। अब मान लो कि मैंने 499 यूनिट्स मैंने इशू कर दी। चलो अब मैं निकालूंगा सिंपल एवरेज प्राइस। जब मैं ये 499 यूनिट इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन सा लॉट पड़ा हुआ है? क्या ये 300 वाला लॉट पूरा खत्म हो गया था? बताइए, क्या 200 यूनिट इशू करने के बाद ये 300 वाला लॉट पूरा खत्म हो गया था? नहीं सर, ये अभी भी स्टॉक में है। ऑल्दो इसकी क्वांटिटी घट गई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये लॉट स्टॉक में तो अवेलेबल है ना? हाँ है। तो मैं अभी इसका प्राइस भी लूंगा, अगला प्राइस भी लूंगा और 2.5 रुपये भी लूंगा। अगेन 3 रेट हैं तो डिवाइड 3 से करूंगा तो मेरा अभी भी एवरेज 2.5 से आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 499 यूनिट इशू करता हूँ तो मैंने कैसे निकाली होगी? फीफो ही निकाली होगी। 100 मैंने यहाँ से निकाले होंगे 300 से, जो कि सर कितने बचे थे? 300 में से 200 पहले निकल चुके थे, इसके 100 बचे थे मेरे पास।
100 मैंने यहाँ से निकाले होंगे और बाकी के 399 मैंने यहाँ से निकाले होंगे। तो क्या जो सेकंड लॉट है 400 वाला, क्या वो पूरा पूरा खत्म हो गया? बताइए, सेकंड लॉट नहीं 400 वाला के पूरा पूरा खत्म हो गया है? नहीं, 1 यूनिट बची है। उसकी एक यूनिट बची हुई है अभी भी। फिर मान लो सपोज, फिर मान लो कि मैंने 101 यूनिट इशू करी है। अब मैं ये देखूंगा कि जब मैं 101 यूनिट इशू करने जा रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन से लॉट पड़े हुए हैं, मेरे पास कौन कौन से लॉट पड़े हुए हैं। तो मेरे पास 2 लॉट पड़े हुए हैं। एक लॉट 1 यूनिट का है जिसका रेट 3 रुपए है, और एक लॉट 600 यूनिट का है जिसका रेट 2.5 रुपए का है। क्योंकि मेरे पास 2 ही लॉट हैं, अब केवल मैं 2 ही लॉट लूंगा, एक 3 और एक 2.5। अब इसकी सिंपल एवरेज निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा। तो सिंपल एवरेज प्राइस में जो लॉट हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होते हैं, हम उसके रेट की सिंपल एवरेज निकाल देते हैं। उसकी क्वांटिटी कम है या क्वांटिटी ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी लॉट की एक क्वांटिटी भी बची हुई है, एक भी बची हुई है, तो उसके प्राइस को एवरेज करने के लिए लिया जाएगा। लेकिन जो लॉट एग्जॉस्ट हो गया एज पर फीफो, जैसे कि मैंने जब तीसरे में रेट निकाला है तो मैंने 2 रुपये का रेट नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने 499 यूनिट इशू कर दी थी तो उसमें क्या हुआ कि 300 वाला पहला वाला लॉट पूरा पूरा खत्म हो गया था। तो अब जब मैं इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास केवल 2 ही रेट हैं, 3 और 2.5 वाले, तो इशू का एवरेज किया जाएगा। तो 5.5 का बेटा आधा कर दो, कितना आएगा? 2.7। 2.75। तो 2.75 आएगा। तो फीफो में इस तरीके से काम होता है, सॉरी सिंपल एवरेज में इस तरीके से काम होता है। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। बाकी लोग? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को फीफो वाले मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, उसी को हम सॉल्व करेंगे फीफो से, सिंपल एवरेज से। सिर्फ सिंपल एवरेज और उसकी मूवमेंट तो फीफो के हिसाब से होती है। चलिए, तो स्टोर लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा ये मेथड यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कई बार एवरेज ऐसे आती है, एवरेज रेट ऐसे आता है कि हमारा कभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस में आ जाती है ना। तो कभी कभार क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो जाता है और तो क्वांटिटी पड़ी होती है, वैल्यू उसकी आपकी बेटा निकल जाती है जीरो या आ जाती है नेगेटिव में। तो ये मेथड कई बार एब्स्ट्रैक्ट फिगर देने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अजीब सी फिगर देने लगता है जब रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो। कभी रेट 3 रुपये था, कभी 30 रुपये हो गया। अगर इतनी ज़्यादा वेरिएशन है तो एवरेज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो उस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कई बार जीरो या नेगेटिव निकल जाती है, ऑल तो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी होती है, राइट। इसलिए क्या होता है कि ये मेथड यूज नहीं किया जाता, बस ये एकेडमिक पर्पज के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लिखते हैं रिसिप्ट्स, और उसके बाद इश्यूज, बैलेंस। रिसिप्ट में क्वांटिटी रुपीस पर यूनिट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट। बैलेंस में सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट वाला कॉलम बनता है। बैलेंस में सर रेट नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें रेट से वेरीफाई कर ही नहीं सकते। जैसे फीफो में वेरीफाई हो जाता है, लीफो में वेरीफाई हो जाता है स्टॉक आपका, और वेटेड में भी वेरीफाई हो जाता है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक रेट से कुछ और निकलता है और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट से बेटा कुछ और निकलती है, तो इसमें वेरीफाई भी नहीं होता। इसलिए भी ये मेथड क्या है, एब्सर्ड है, इसको हम यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जहाँ प्राइस में बहुत कम वेरिएशन होती है वहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। या तो फीफो यूज करते हैं या बेटा वेटेड एवरेज, ये दोनों मोस्ट पॉपुलर यूजेस हैं। चलिए और बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा हमारा।
राइट, तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1/1/12 का, हमारे पास 100 यूनिट पड़ी हुई है, ठीक है। रेट हमने इसी के आगे ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे 4, और एक 400 रुपये का अमाउंट में यहाँ पे लिख दिया। रेट के लिए कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है। 3 तारीख को, फिर 3 तारीख को हमने परचेज करी है फ्रेश, 3/1/12 को परचेज करी है 500 यूनिट 3 रुपए के रेट पे। सर वो क्वांटिटी के पास 4 क्यों लिखे सर? जी बेटा, 4 बेटा इसका प्राइस है, प्राइस के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं है, तो क्वांटिटी के साथ में हम रेट लिख देते हैं, क्योंकि बाद में हमें एवरेज निकालनी होती है, तो एवरेज के लिए रेट पता होना चाहिए, इसलिए 100 के बदले में 4 लिख दिया। 4 रुपये उसका प्राइस था, ठीक है। 4 रुपये क्या था, 100 यूनिट का जो ओपनिंग स्टॉक उसका रेट था, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये 100 ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे कि 4 के रेट पे है, फिर ये 500 लिया हमने, ये 3 के रेट पे है, लेकिन अलग अलग अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। अब इस 400 में ये 1500 जोड़ दो, यहाँ पर 1900 रुपये का टोटल लिखा जाएगा। अलग अलग नहीं लिखना है, 100 इंटू 4 400, 500 इंटू 3 1500 नहीं लिखना है, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होगा बाद में जाके, आगे जाके फिर ये वेरीफाई नहीं होता, राइट। उसके बाद फिर क्या करा हमने, 5 तारीख को हमने क्या करा, इशू करी है 400 यूनिट, तो इशू वाले में सीधे 400 लिखेंगे। जब हम यूनिट इशू कर रहे हैं उससे पहले हमारे पास कितने तरीके के लॉट अवेलेबल थे, जब हम इशू कर रहे हैं उससे जस्ट बिफोर कितने लॉट हमारे पास अवेलेबल थे, 2 लॉट अवेलेबल थे, एक 100 वाला और 500 वाला। इनकी क्वांटिटी को ना देखते हुए इनके बस रेट देखेंगे और रेट की सिंपल एवरेज निकाल देंगे। तो इसका रेट है 4, इसका रेट है 3, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 3.5, सीधे 3.5 लिखना है आपको, ठीक है। एग्जाम में ये ऐसे नहीं लिखना 400 प्लस 3.5, एग्जाम में सीधे 3.5 लिखेंगे, राइट। आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ मटेरियल इशू ऑन 5 जनवरी 2012, ये सब वर्किंग नोट में दिखाएंगे। ये कैलकुलेशन कॉलम में नहीं डालनी है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। कॉलम बिल्कुल नीटर क्लीन दिखाना है। अब 400 की 3.5 से इंटू कर दो बेटा, कितना आता है, तो यह आएगा 1400। अब ये 400 में कहाँ से निकाला होगा, निकाला कहाँ से होगा हमने 400, इसमें मूवमेंट तो फीफो के हिसाब से होती है ना, इसमें मूवमेंट तो फीफो के हिसाब से होती है, तो 100 से निकाला होगा और 500 से निकाला होगा, तो 100 वाला पूरा खत्म हो गया, 500 में से 300 निकले हैं, इसका 200 पड़ा हुआ है जो कि 3 रुपये के रेट पे है। लेकिन बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस के लिए इस 1900 में से इस 1400 को माइनस करेंगे, 1900 में से माइनस किया बेटा 1400 को, तो ये 500 आ रहा है, जबकि रेट के हिसाब से कितना आना चाहिए, 200 इंटू 3 600 आना चाहिए। तो देखो ये वेरीफाई नहीं होता। तो सिंपल एवरेज में ये प्रॉब्लम होती है, रेट कुछ और होता है और अमाउंट कुछ और निकलती है, तो वेरीफाई नहीं होगा। 500 कैसे निकाला है मेरे ध्यान रखना, 1900 में से 1400 लेस करने के बाद, और 3.5 कैसे आया था, 4 और 3 रुपए की एवरेज 3.5। 200 कैसे आई है, मूवमेंट फीफो के हिसाब से होती है, 400 निकाली है तो ये मानेंगे पहले 100 को निकाला होगा और फिर 300 यहाँ से निकाला होगा, तो हमने माना है कि इस 500 में से 200 रुपये बच गए हैं, जिसका 3 रुपये का रेट है, एक में वैल्यू 500 रुपये की, ठीक है। एक्चुअल बाइंग रेट 3 का था, बट जो हमारा अमाउंट है वो 500 है, या बोल सकते हैं कि जो एवरेज रेट है 500 इंटू 200 वो 2.5 माना जाएगा, राइट। इसके बाद फिर 5 तारीख के बाद हमने 10 तारीख को परचेज करी। अब आगे आ जाएंगे, 10 तारीख को वी आर बाइंग 800 यूनिट 4.5 के रेट पे, तो ये आ जाएगा 3600। यहाँ पे 200 लिखेंगे 3 के हिसाब से, 800 लिखेंगे अब 4.5 के हिसाब से, अमाउंट बेटा जोड़ के लिख देंगे, 500 थी 3600 और आ गई, तो इकट्ठा 4100, ठीक है। 4100 की अमाउंट लिख दी हमने, राइट जी। इसके बाद क्या हुआ जी, 10 तारीख के बाद फिर हमने 20 तारीख को परचेज करी है, 10 तारीख के बाद हमने 20 को परचेज करी है 400 यूनिट, तो 20/1/12 वी आर बाइंग 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.5,
ये हो गया 1400। अब 3 लॉट है हमारे पास, एक 200 पड़ा हुआ है 3 रुपए के रेट पर, 800 पड़ा हुआ है 4.5 के रेट पे, और फ्रेश 400 खरीदा है 3.5 के रेट पे। 4100 में प्लस कर देंगे 1400, तो ये कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी 5500। फिर हमने 21 तारीख को निकाली है 600 यूनिट। 21 में आ जाओ सर, 21 तारीख में निकाल रहे हैं 600 यूनिट, सीधे यहाँ 600 लिखेंगे। मेरे पास कितने लॉट पड़े हुए हैं? 3 पड़े हुए हैं, 200, 800 और 400। इन तीनों का रेट कितना है? एक का रेट 3 है, एक का रेट 4.5 है, और एक का रेट 3.5 है। इन तीनों को जोड़ के बेटा मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11, 11 को डिवाइड करो 3 से, कितना आता है? 2.67 3.67 या 3.66 कह सकते हैं, 3.67। अब 600 को 3.67 से इंटू कर लो, बताओ कितना आता है? 2200। 2200 रुपये। ठीक है। अब सर ये 600 निकाली है तो कहाँ से निकाली होगी? 200 यहाँ से निकाली होगी और 400 यहाँ से निकाली होगी। इसका मतलब एज पर फीफो 200 वाला पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो मेरे पास सिर्फ अभी कितना बचा? 800 में से 400 निकला है, ये 400 निकली है 4.5 वाली, और ये 400 बची है 3.5 वाली। बैलेंस कैसे निकालूंगा? 5500 में से 2200 माइनस, तो ये आ जाएगा 3300 आई गेस, 3300। और फिर हमने बेटा 25 तारीख को फिर से निकालिए 5 यूनिट, है ना? 25 तारीख को 25/1/12 अगेन आई हैव विड्रॉन, आई हैव इशूड 500 यूनिट। यहाँ 500 लिखेंगे, लेकिन अब मेरे पास 2 ही लॉट पड़े हैं, एक 4.5 वाला और एक 3.5 वाला। इन दोनों के रेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 4 रुपये का रेट आएगा। 500 × 4 आपका 2000 हो गया। अब सर ये 500 कहाँ से निकाला होगा? 400 यहाँ से और 100 नीचे से, तो 400 4.5 वाला पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया। 300 बचा है 3.5 वाला, लेकिन 3300 में से 2000 माइनस करो, तो ये हो गया हमारा पूरा सिंपल एवरेज। ठीक है, तो देखो आखिरी में हो क्या रहा है? आखिरी में आपका वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये इसमें मेथड है कि इसमें वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है, इसको देखिए, जब हो जाए तो बताना। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, कोई क्वेरी है तो ये बना सकते। जी बेटा, तो क्लास वाइंड अप करें। हाँ सर हो। चलो जी, फिर आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे अकाउंट्स में एनपीओ के साथ। अभी कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताऊंगा आपको। चलिए, गुड बाय।